24 मार्च 1948 ढाका यूनिवर्सिटी का मैदान। मोहम्मद अली जिन्ना ने मंच से सिर्फ एक जुमला कहा, उर्दू और सिर्फ उर्दू पाकिस्तान की राजभाषा होगी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये एक बयान पाकिस्तान के दो टुकड़े करने की पहली कील साबित होगा। कैसे अपने ही 56% आबादी की भाषा को कुचलने की कोशिश ने एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जिसे दबाने के लिए पाकिस्तानी सैनिक इंसान से हैवान बने। पाकिस्तान कमाई तो ईस्ट पाकिस्तान से करता था, लेकिन लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे वेस्ट पाकिस्तान से। चलिए जानते हैं 1971 के उस युद्ध की अनकही कहानी, जहां 93,000 फौजियों ने घुटने टेक कर अपनी हार स्वीकार की थी। 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा अजूबा देश बना जिसके दो हिस्से एक दूसरे से 1600 किलोमीटर की दूरी पर थे। एक वेस्ट पाकिस्तान तो दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, और बीच में था पूरा भारत। ये ज्योग्राफिकली इस तरीके से लोकेटेड था कि एक से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ दो ही मार्ग थे, हवाई मार्ग और समुद्री मार्ग। लेकिन साहब यहाँ पर दिक्कत सिर्फ ज्योग्राफिकल दूरी नहीं थी, बल्कि कुछ और महत्वपूर्ण मसले भी थे जो धीरे धीरे पाकिस्तान की एकता के लिए खतरे बनने लगे। वेस्ट पाकिस्तान में ही राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का पूरा नियंत्रण था, वहीं ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की बड़ी आबादी और अपनी अलग पहचान थी। यही वजह थी कि भाषा, कल्चर और पहचान के सवालों ने दोनों हिस्सों के बीच दरार पैदा कर दी थी। हालांकि भारत से अलग होने के बाद उस समय की पाकिस्तानी सरकार अपने हिसाब से सिस्टम बना रही थी, जैसे संविधान बनाना, भारत से गए लोगों को वहां बसाना, सेना का रीऑर्गेनाइजेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना वगैरह वगैरह। लेकिन इन शुरुआती स्टेप्स में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसका नतीजा हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के अंदर धीरे धीरे वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश और नफरत के बीज पनपने लगे। अभी बांग्ला भाषी लोग पाकिस्तान के इस व्यवहार को भूले भी नहीं थे कि इसी बीच 24 मार्च 1948 को पाकिस्तानी नेता और पहले गवर्नर जनरल, जिसे पाकिस्तान में कायदे आजम भी कहा जाता है, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में एक ऐसा बयान दे दिया जिसने ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने की सोच को जन्म दिया। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में कहा कि उर्दू और केवल उर्दू ही पूरे पाकिस्तान यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की राजभाषा होगी। जिन्ना के इतना कहते ही वहां मौजूद कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने वहीं पर नहीं नहीं के नारे लगाए। जिन्ना के इस एक बयान ने ऐसी आग लगाई कि साहब आगे चलकर ये लैंग्वेज मूवमेंट 1952 का कारण बना। पाकिस्तानी नेता का ये भाषण बांग्ला भाषी लोगों के आइडेंटिटी को मिटाने वाला था, क्योंकि बांग्ला भाषा ईस्ट पाकिस्तान के लिए सिर्फ भाषा नहीं, उनकी पहचान थी। हालांकि बांग्ला भाषा और पहचान को मिटाने की शुरुआत पाकिस्तान क्रिएशन के साथ ही शुरू हो गई थी। रूलिंग मुस्लिम लीग पार्टी ने स्टार्टिंग में ही सभी ऑफिसेज और कोर्ट्स में इंग्लिश और उर्दू को मैंडेटरी किया, जबकि 56% बांग्ला बोलने वाले लोगों की आइडेंटिटी को नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इंग्लिश और उर्दू को तरजीह दी गई। और जब 23 फरवरी 1948 को पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन हुआ तो बांग्लादेशी राजनेता और पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य धीरेन्द्र नाथ दत्ता ने बंगाली भाषा को भी इस्तेमाल करने की मांग रखी, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद पूरे बांग्लादेश में जो हुआ वो पाकिस्तान सरकार को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। 11 मार्च 1948 को बांग्लादेश के पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इसको दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने वही किया जिसके लिए वो आज तक जानी जाती है। उसने पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया, कुछ लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। इससे कुछ समय के लिए प्रोटेस्ट कंट्रोल तो हुआ, लेकिन इस एक घटना के कुछ दिन बाद ही जिन्ना का वो बयान आया था जिसका जिक्र हमने पहले किया है। उस बयान ने पूरे के पूरे ईस्ट पाकिस्तान में वायलेंट प्रोटेस्ट को जन्म दिया, लेकिन इसे भी दबा दिया गया। जिन्ना पाकिस्तान से बंगाली आइडेंटिटी, कल्चर और भाषा को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ये सोच एक दिन पाकिस्तान का भी विभाजन कर देगी। सितंबर 1948 में जिन्ना की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद जिसने भी सत्ता संभाली जिन्ना के नक्शे कदम पर ही चला। वेस्ट पाकिस्तानी लीडर बंगाली पहचान से इतने नफरत करते थे कि बंगाली भाषा को भी इन लोगों ने अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब साल 1950 में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने उर्दू एक बार फिर से बंगालियों पर थोपने की कोशिश की। इसके लगभग 2 साल बाद 26 जनवरी 1952 को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने एक पब्लिक मीटिंग में उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया।
इसके बाद तो पूरा ढाका जलने लगा। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने सरकार और उर्दू के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। फरवरी 1952 को हजारों की संख्या में लोग ढाका की सड़कों पर निकले। हालांकि इससे पहले ही शहर में सेक्शन 144 लागू कर दी गई थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने पब्लिक मीटिंग की, पूरे ईस्ट बंगाल में स्ट्राइक की घोषणा की गई। ये इतना खतरनाक आंदोलन रहा था कि पुलिस के कंट्रोल से भी बाहर था। फिर इसे क्रैकडाउन करने के लिए पुलिस ने 12 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद यह आंदोलन पूरे बांग्लादेश में कम होने के बजाय और ज्यादा तेज होता चला गया। इसके बाद मजबूरी में पाकिस्तान की संविधान सभा ने 7 मई 1954 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें बंगाली को उर्दू के साथ पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई। और आखिरकार पाकिस्तानी सरकार को 1956 में बंगाली भाषा को संवैधानिक रूप से आर्टिकल 214 के तहत स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर करना ही पड़ा। इस घटना को बांग्लादेशियों के लिए बांग्लादेश एज अ नेशन पहली जीत की तरह माना जाता है। लेकिन यहां भी पाकिस्तानियों ने एक खेल कर दिया। 1947 से लेकर अब तक ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट बंगाल से जाना जाता था, लेकिन जब इनका 1956 को पाकिस्तान का पहला संविधान लागू होता है तो उसने बंगालियों का नाम ही छीन लिया और ईस्ट बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान कर दिया। खैर, भाषा की यही जीत बांग्लादेश के लोगों के लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि इसने बंगाली लोगों का दिमाग भी खोल दिया था। इसके बाद ही उन लोगों को समझ में आया कि साहब, समस्या सिर्फ बोलने की आजादी नहीं है, बल्कि पेट की भूख और हक की भी है। क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरान कमाते थे पूर्वी पाकिस्तान से और खर्च करते थे वेस्ट पाकिस्तान में। 1950 के दशक में पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट इनकम ईस्ट पाकिस्तान से होती थी। यहाँ का गोल्डन फाइबर सबसे ज्यादा विदेशी पैसा कमाता था। लेकिन जब खर्च करने की बात आती थी तो 80% वेस्ट पाकिस्तान में होता, जिससे बांग्लादेश में ना कोई डेवलपमेंट होते, ना कोई इंडस्ट्री और ना ही कमाई का हिस्सा खेती पर ही खर्च किया जाता। ये भेदभाव इस हद तक था कि ईस्ट पाकिस्तान की खेती से भी कमाई धीरे धीरे कम होने लगी। हर जगह भेदभाव था, राजनीति से लेकर सेना तक, इंडस्ट्री से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक। इसी दौर में ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान एक बड़े नेता के तौर पर उभरते हैं और उन्होंने अवामी लीग पार्टी बनाई। और अब तक मुजीब को एहसास हो गया था कि जब तक ईस्ट बंगाल को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, बंगाली सुरक्षित नहीं होगा। मुजीब ने इसके लिए साल 1966 में 6 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किए, जिसे बांग्लादेश का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें अपनी मुद्रा, अपनी मिलिशिया और अपना टैक्स सिस्टम बनाने की मांग थी, जिसे पाकिस्तान सहित नॉन अवामी लीग पार्टी के सभी नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन लोगों का पूरा सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान से मिला था। अब इसके बाद आता है साहब जनरल आयूब खान का दौर, जो मुजीब के लिए सबसे बुरा टाइम लेकर आया। प्रेसिडेंट आयूब खान ने मुजीब को अगरतला षड्यंत्र केस में फंसाकर जेल में डाल दिया और उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया। मुजीब पर आरोप लगा कि साल 1962 से 63 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के लिए भारत के कुछ लोगों ने अगरतला में मुलाकात की थी और हथियारों की मदद मांगी थी। हालांकि मुजीब ने इस आरोप को खारिज कर दिया था, लेकिन गिरफ्तारी के खिलाफ इनके समर्थन में इतने लोग खड़े हो गए कि आयूब को उन्हें 1969 में रिहा करना ही पड़ा। रिहा होने के अगले ही दिन मुजीब ने एक विशाल जनसभा को एड्रेस किया, जहां लोगों ने उन्हें बंग बंधु यानी बंगालीज फ्रेंड की उपाधि दी। वहीं साल 2011 में अगरतला षड्यंत्र केस पर बांग्लादेश संसद के पूर्व डिप्टी स्पीकर यानी शौकत अली ने संसद में स्वीकार किया कि अगरतला साजिश पूरी तरह झूठी नहीं थी। हालांकि ये सब घटनाएं 60 के दशक में बांग्लादेशियों के लिए नॉर्मल हो गई थी। इनके साथ भेदभाव करना, इन्हें प्रताड़ित करना वगैरह, जिसके कारण बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने का जनाक्रोश भर रहा था। फिर आया साल 1970 का पाकिस्तान आम चुनाव, जिसने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इस चुनाव में अवामी लीग में भारी बहुमत हासिल की। कायदे से मुजीब को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल याया खान ने सत्ता सौंपने से मना कर दिया। और यहीं से बंगालियों को समझ आ गया कि अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है। और फिर 7 मार्च 1971 ढाका के रेसकोर्स मैदान में शेख मुजीब ने लाखों की भीड़ के सामने वो भाषण दिया, जिसने पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने कहा कि इस बार का संघर्ष हमारी मुक्ति का संघर्ष है, इस बार का संघर्ष हमारी आजादी का संघर्ष है। इस एक भाषण ने बांग्लादेश के लोगों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ वो आग भरी जिसकी उम्मीद जनरल याया खान को नहीं थी। पूरे बांग्लादेश में विद्रोह हो गया, जिसे कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। 9 महीने चले इस अभियान में पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेशियों के साथ हैवानों जैसा अत्याचार किया। इस दौरान माना जाता है कि इन लोगों ने लगभग 30 लाख लोगों का कत्लेआम किया था, लाखों महिलाओं का किया। मतलब पाकिस्तानी सैनिक प्रोटेस्ट कंट्रोल करने के नाम पर जानवर बन गए थे। हालात इतने बद से बदतर होते चले गए साहब कि करोड़ों लोग भागकर भारत में आ गए थे और ये नंबर रुक नहीं रहा था।
फिर उस समय की भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने जो फैसला लिया वो आई थिंक किसी से छुपा नहीं है। दिसंबर 1971 में एक बार फिर से भारत पाक युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सैनिकों ने इन हैवान पाकिस्तानी सैनिकों को ऐसा धोया कि कायरता और डरपोक लोगों में इन पाकिस्तानियों का नाम रजिस्टर्ड हो गया। इन पाकिस्तानियों को ना ही अमेरिका का 7th फ्लीट बचा पाया और ना ही चीनियों का समर्थन। 14 दिन चले इस युद्ध में पाकिस्तान की सबसे बुरी हार होती है और इसके बाद जो हुआ उस रिकॉर्ड को तो आज तक दुनिया का कोई देश तोड़ ही नहीं पाया और ना ही शायद कोई तोड़ना चाहेगा। इन बेशर्मों की सेना के जनरल ए.के. नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए और अपने हथियार डाल दिए। ये इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था साहब। और इसी दिन बांग्लादेश को वास्तव में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सफलता मिली। अब आपको क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान के और टुकड़े करने चाहिए थे? खैर, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।